अच्छा, कल वाले में से IAS 23 हमारा एक रह गया था। IAS 23 आप लोगों का था बोरोइंग कॉस्ट, और बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आपने ने कहा था कि हम लोगों ने कहा हुआ है कि जो क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं उनकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है। क्वालिफाइंग एसेट्स आपने ने कहा था कौन से एसेट्स होंगे? हाँ, यानी वो एसेट जिनको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है इंटेंडेड यूज वाली पोजीशन में पहुंचने के लिए, जिनको बनने पे टाइम लगता है। और स्टैंडर्ड ने कहा था इसमें इन्वेंट्रीज भी आएंगी, इसमें नॉन करंट एसेट्स भी आ जाएंगे, लेकिन इन्वेंट्री इसलिए ना डालिएगा कि मैं मैस प्रोडक्शन कर रहा था, मेरा टाइम लग गया। कह रहा अगर एक यूनिट के ऊपर काफी टाइम लगता है तो फिर आप कह सकते हो, जैसे आपका ने कहा था अगर आप लोग फ्लैट बना बना के बेचते हो तो वो एक दिन में तो नहीं तैयार हो जाना, तो है बेचने के लिए बन रहा है इन्वेंट्री, लेकिन वो क्वालिफाइंग एसेट है। इसी तरह अगर आप शिप बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, तो इन पे टाइम लगता है बनने पे, तो इस किस्म की इन्वेंट्रीज इसमें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जाएगी, लेकिन कितनी कैपिटलाइज की जाएगी डिपेंड करेगा स्पेसिफिक बोरोइंग के जनरल बोरोइंग। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग हो तो आपने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन टोटल बोरोइंग्स लेस इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपकी जनरल बोरोइंग है तो जनरल बोरोइंग के लिए आपने कहा था जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन से इंटरेस्ट कंप्यूट करना शुरू कर देना, और कब तक? ईयर एंड या रिपोर्टिंग डेट जो भी पहले आ जाए। और रेट कौन सा यूज करना है? वेटेड एवरेज रेट, ठीक है। और वेटेड एवरेज रेट निकालते वक्त आपने कहा था कोई भी उसमें स्पेसिफिक लोन नहीं आता। अगर कोई लोन पार्ट ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग हो तो आपको वेटेड अमाउंट निकाल के रेट निकालना पड़ता है। अगर एक से ज्यादा बैंकों से जनरल बोरोइंग की हो तो वेटेड एवरेज रेट निकालने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपने कहा था एक ही बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो जो उस बैंक का रेट है वही आपका वेटेड एवरेज रेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा था कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। आपको तीन कंडीशन मैंने कहा था कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही हो, एसेट पे खर्चा हो रहा हो, एसेट इन प्रोग्रेस हो, तो क्या आप कैपिटलाइज करना शुरू कर दो। बोरोइंग कॉस्ट पढ़ने का मतलब है आपको इंटरेस्ट पड़ रहा हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा तो कैपिटलाइज क्या करेंगे, ठीक है। नंबर 2, आप लोगों को कहा था एसेट पे खर्चा हो रहा हो, और स्टैंडर्ड ने कहा एसेट पे खर्चा होने का मतलब है कि आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हो। जैसे आपने आज काम शुरू कर दिया, आपके पैसे बन गए 50,000, लेकिन आपको मैंने पैसे दूंगा महीने बाद, तो क्या इंटरेस्ट आज से कैलकुलेट करनी शुरू कर देंगे? नहीं, महीने बाद से, ठीक है। हालांकि ड्यू हो चुकी है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि आउटफ्लो जब तक नहीं होता रिसोर्स का, आप उस वक्त तक ये ना समझा करें कि कॉस्ट इनकर हुई, ठीक है। हालांकि तमाम स्टैंडर्ड यही कहते हैं क्रूअल बेस पे चलो, लेकिन इसके अंदर उसने स्पेसिफिकली कहा जब पेमेंट होगी तब से। फिर हमने पढ़ा था सस्पेंशन। सस्पेंशन आपने कहा था अगर आप काम रोकोगे क्वालिफाइंग एसेट पे तो आपको सस्पेंशन करना पड़ेगी बोरोइंग कॉस्ट की। लेकिन अगर हमने कहा था टेम्परेरी सस्पेंशन हो या असेंशियल हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो, या कोई ऐसी नेचुरल रीजन आ जाए जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो फिर आप कहने कहा था सस्पेंशन की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज आप सस्पेंशन किया करेंगे। सजेशन पे आप कहने कहा था जब एसेट इंटेंडेड यूज वाली पोजीशन में पहुंच जाएगा तो आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करनी बंद कर दोगे। हाँ, अगर आप कहने कहा था एसेट बाय पार्ट बनते हैं और हर पार्ट इंडिपेंडेंट यूजेबल कंडीशन में होता है, तो फिर जो जो पार्ट कंप्लीट होता जाएगा उसकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी बंद कर देंगे। तो ये चीज मैंने आपको इसके अंदर बताई हुई थी। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस वगैरह जो लेटेस्ट कुछ हैं वो हम देख लेते हैं। लेटेस्ट में तो इसका नहीं है क्वेश्चन, हाँ इसमें है स्प्रिंग 25 क्वेश्चन 1।
जी क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 25 On 1st January, company commenced construction of warehouse building. Below is the breakdown of payment made to the contractor. अच्छा कह रहा है 1 जनवरी को आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था वेयरहाउस का, और ये आपको उसका ब्रेकअप दिया जा रहा है क्या। कह रहा है 1 फरवरी को आपने 300 मिलियन पे किए, फिर 1 मई को पे किए, अक्टूबर में पे किए, दिसंबर में पे किए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, These payments were financed through the following sources. A long-term loan 500 million carry interest 16% was obtained on January 1. Surplus fund from the loan were invested in saving account at 10% per annum. कौन सी बोरिंग होगी? स्पेसिफिक, ठीक है। उसने आपको कहा लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हमने 1 जनवरी को ही लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी काम के लिए लिया होगा, ठीक है। लेकिन ओवरड्राफ्ट आप लोगों ने कहा था हमेशा कौन सा होता है, वो जनरल होती है। अच्छा अगर जैसे इसके देखें ऊपर टोटल कॉस्ट कितना आ रही प्रोजेक्ट पे 1220। अगर मैं कहता यार मैंने 3000 मिलियन बैंक से लोन ले लिया है लॉन्ग टर्म, वो जनरल हो जाता है, ठीक है। अब हालांकि वो भी मैंने यही कहा लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन अमाउंट से सिग्निफिकेंट हाई है, तो फिर सारा इसके लिए तो नहीं होगा ना। अच्छा आगे आपको कह रहा है विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक विच कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। कह रहे हमने ना ओवरड्राफ्ट 18% उसका रेट है, तो ये जनरल बोरोइंग होगी। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू वेयर हाउस अमाउंटिंग टू 300 मिलियन वॉज रिसीव ऑन 1 सितंबर 2024। The receipt from grant was used to reduce the utilization of running finance facility. कह रहे गवर्नमेंट हमें ग्रांट दी 300, हमने जो ओवरड्राफ्ट किया हुआ था ना हमने वो वापस कर दिया इस पैसे से। अच्छा जब ओवरड्राफ्ट वापस कर दिया तो क्या ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट पड़ रहा होगा? तो अगर इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा तो क्या वो कैपिटलाइज होगा? नहीं। आगे कह रहे लीगल डिस्प्यूट अरोस regarding land ownership right and construction work was completely halted from 1st June till 15th of July due to court order. कह रहे जमीन की ओनरशिप का मसला बन गया, 1.5 महीने के लिए कोर्ट ने काम ही रुकवा दिया। सस्पेंशन होगी या नहीं होगी? अच्छा आपको मैंने कहा था जिस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं ना कैपिटलाइज होता उसकी इनकम भी नहीं आप लोग माइनस किया करते। आगे कह रहे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस वॉज कंप्लीटेड। अच्छा वेयर हाउस आपका कंप्लीट हो गया कब? अच्छा 31 दिसंबर को। आप लोगों को मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन लेनी कब से शुरू करते हैं? जब आपका एसेट इंटेंडेड यूज वाली पोजीशन में पहुंच जाए। अब साल के आखिरी दिन बिल्डिंग बनी है, क्या इसको डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं। हाँ अगर मैं आपको कहता ना कि यार 30 नवंबर को कंप्लीट हो गई थी तो 1 महीने की आपने इस पर डेप्रिसिएशन ले लेनी थी। अच्छा जी अब आपको कह रहे हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा आपको मैंने कहा था रिक्वायरमेंट केयरफुली पढ़नी है। कभी वो आपको कहा करेगा कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कभी आपको कहेगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फिर आपने आंसर दिया करना है। एंट्रियां कह दे तो एंट्रियां कर दीजिएगा। तो अब हम इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा अब इसमें देखिए स्पेसिफिक लोन भी आ गया, जनरल भी आ गया, गवर्नमेंट ग्रांट भी आ गई। आप लोगों को मैंने कहा था अगर मल्टीपल सोर्सेज आ जाएं तो 4-5 स्टेप्स लेके क्वेश्चन किया करें, फिर गलत नहीं होता। नंबर 1 आपका ने कहा था देखा करो किस किस डेट पे कौन कौन सा फंड कितना कितना अवेलेबल। नंबर 2 किस किस डेट पे कितनी कितनी पेमेंट की। नंबर 3 मैचिंग ऑफ पेमेंट, कौन सी पेमेंट कहां से होगी। नंबर 4 अगर जरूरत है तो वेटेड एवरेज रेट निकालो। और फिर नंबर 5 पे मैंने कहा था बोरोइंग कॉस्ट कंप्यूट कर दिया करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि जनरल बोरोइंग भी है, स्पेसिफिक भी है, ग्रांट भी है, तो हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अच्छा अब देखें मेन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
रिक्वायरमेंट तो ये है कि बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। आपको पता है स्पेसिफिक लोन की अमाउंट भी आनी है और जनरल लोन की अमाउंट भी आनी है। तो ये हमारा दरअसल आंसर है, लेकिन अब इसके लिए वो सारी हमें काम करने पड़ेंगे। जी, तो अब उसी तरह पहले हम देखते हैं स्टेप 1 कि किस किस डेट पे कौन कौन सा फंड अवेलेबल था। तो उसने आपको कहा है कि आपने 1 जनवरी को स्पेसिफिक लोन ले लिया 500, ठीक है, तो 500 मिलियन का लोन ले लिया। अच्छा, ओवरड्राफ्ट तो कहता हमारे पास अवेलेबल ही था, गवर्नमेंट ग्रांट। क्या गवर्नमेंट ग्रांट पे इंटरेस्ट पड़ता है? नहीं, लेकिन पैसे तो अवेलेबल है ना, इस्तेमाल तो करने इसलिए लिखने पड़ रहे हैं। ये कब मिली आपको? 1 सितंबर को। और कितनी अमाउंट थी? 300 मिलियन। अच्छा, अब 1.5 महीने के लिए आपका काम सस्पेंड भी रहा है। अच्छा, अब ये आ गया पहला स्टेप कि किस किस डेट पे कौन कौन सा फंड कितना कितना अवेलेबल था। सेकेंड स्टेप में आपने कहा था देखा करो किस किस डेट पे कितनी कितनी पेमेंट की। तो वर्किंग नंबर 3, अब देखिए पहली पेमेंट आप करके आए हो 1 फेब को, अगली पेमेंट की 1 मई को, अगली आपने की 1 अक्टूबर को, और फिर अगली 1 दिसंबर को। अब ये जो अमाउंट आपने पे की थी ये था 300, 450, 290, 180। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका ने कहा था मैचिंग ऑफ पेमेंट किया करो। ये लोन कब अवेलेबल हो चुका था? पहली पेमेंट कब की? पहले तो बताएं इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना कब से शुरू करेंगे? 1 फेब से। जनवरी का ना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा ना इंटरेस्ट इनकम माइनस होगी। अच्छा, तो इसका मतलब फिर ये जो आपने पेमेंट की ये कहां से की होगी? ये स्पेसिफिक में से कर दी। तो 1 फेब को आपने कॉस्ट इनकर कर दी 300, तो बाकी कितना रह गया? 200। ये पैसे अवेलेबल हुए सितंबर में जाके। तो 1 मई को जो पेमेंट की कहां से की? हाँ, इसमें 200 स्पेसिफिक से और बाकी जो 250 था वो जनरल में से। अच्छा, 1 सितंबर को पैसे आ गए, उसने कहा था इस पैसे से मैंने ओवरड्राफ्ट वापस किया। आपका ओवरड्राफ्ट कितना था? तो इसका मतलब इसी दिन आप लोगों ने रीपेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट कर दी, तो बाकी कितना बचा? 50। अब जब अगली पेमेंट करेंगे तो इसमें 50 कौन से वाले होंगे? गवर्नमेंट ग्रांट वाले। तो बाकी 240 कौन से होंगे? देखें, ये वाला 200 आपका 1 मई को खर्च हो गया था ना, ये तो खत्म हो चुका है। ठीक है, ये 50 आपने 1 अक्टूबर को जब खर्च किया, ये 50 भी खत्म हो गया। तो फिर अगली पेमेंटें कहां से हो रही हैं? जर्नल से। तो ये भी जनरल से, तो फिर ये वाली भी जनरल से।
जी। तो अब हम वेटेड एवरी रेट तो वही हो गया, बोरोइंग कॉस्ट कंप्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो वर्किंग नंबर 4, पहले स्पेसिफिक लोन की कंप्यूट करते हैं। तो ये हमने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन टोटल बोरोइंग्स। तो कितना हमने लोन लिया हुआ था? 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका? 16%। वापिस हमने कोई नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलना चाहिए। जनवरी का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है कि नहीं? नहीं। अगर जनवरी निकल गया तो फिर फरवरी से दिसंबर 11 महीने बनते हैं ना, लेकिन इनमें 1.5 महीना तो आपकी प्रोडक्शन ही बंद रही, यानी वो काम रुका रहा, सस्पेंशन होगी। 11 में से अगर 1.5 महीना माइनस कर दें तो 9.5 बाय 12, 63.33। दोबारा बोलो। 63.33। अच्छा, इसमें से हम लेस किया करते थे इंटरेस्ट इनकम। क्या जनवरी की इनकम माइनस करनी? नहीं। तो फिर फरवरी में तो हम 300 खर्च कर चुके थे, तो बची कितनी हुई इन्वेस्टमेंट? 200। क्या डिपॉजिट का रेट है? 10%। अच्छा, अब मई में जाके पैसे यूज हुए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने ये अमाउंट इन्वेस्टेड रही। तो 58.33। ठीक है, बेशक इस 200 को अगर आप रेफरेंस देना चाहो तो वर्किंग 1 से दे लो। वर्किंग 5, जनरल लोन। जनरल का आपका ने कहा था काम आसान होता है, जिस दिन जितनी जितनी पेमेंट करो उस पर इंटरेस्ट निकालना शुरू करो। पहली जर्नल की पेमेंट कब हुई थी? 1 मई को। कितनी? 250। उसके बाद कब हुई थी? 1 अक्टूबर को। कितना? 240। उसके बाद 1 दिसंबर, ये कितना था? अच्छा, आपने कहा था जो इस बैंक का रेट है वही आपका वेटेड एवरेज रेट है, और वो कितना था? 18%। ठीक हो गया। अब वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिस दिन आप लोग पेमेंट करो वहां से ईयर एंड तक का पीरियड काउंट करो। अभी अगर मैं इसी प्रिंसिपल को फॉलो करूं तो 1 मई से 31 दिसंबर तक कितना बनता है? वैसे इस हिसाब से तो ये 8 महीने बनते हैं। चलो 1.5 महीना सस्पेंशन निकल गया तो बाकी कितने रह गए? 6.5। ठीक है, यानी टोटल 8 थे, 1.5 महीना सस्पेंशन निकाल दूं तो 6.5। लेकिन ये 250 की अमाउंट की बात हो रही है ना, ये तो 1 में सितंबर में पे हो गया था, तो इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनका इंटरेस्ट ही नहीं पड़ा। क्या वो कैपिटलाइज करूं? नहीं। तो इसका मजबूरन फिर कहां तक जाना पड़ेगा? सितंबर तक। तो इसका मतलब अब अगर आप काउंट करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 1 सितंबर है ना, तो अगस्त 4 बनते हैं। 4 में से भी 1.5 महीना सस्पेंशन वाला था, 2.5 महीने आएंगे। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया कि अगर इंटरेस्ट पड़ ही नहीं रहा तो कैपिटलाइज तो नहीं हो सकता ना। तो उस वजह से अगर इंटरेस्ट पड़ रहा होता तो मैंने दिसंबर तक ही जाना था। अच्छा, अब जो अक्टूबर में पे किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का, और ये जो आपने पे किया दिसंबर में उसके 1 महीने का।
अब देखिए 2 ये 9.38 9.38 10.8 2.7 तीनों का टोटल देख लें। ट्वेंटी टू अच्छा ये आ गया आपका 22.88 दोनों का सम कर लें 2.1 तो ये आप लोग की बोरोइंग कॉस्ट है जो आप कैपिटलाइज करोगे। अच्छा इसी तरह मार्च 24 के अंदर इसका क्वेश्चन 5 है IAS 23 का। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, स्प्रिंग 24 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अगर तो कोई इसमें इशू लगा तो फिर तो मैं करा देता हूँ, वरना फिर हमने जो आज नए टॉपिक करने थे उनकी तरफ आते हैं। जी कर 1 जनवरी कंपनी कमेंट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग, बिलो आर ब्रेक डाउन ऑफ द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। कह रहे बिल्डिंग बनानी शुरू की आपने 1 जनवरी से, ये पेमेंट की, पहले फरवरी में पेमेंट की, तो इसका कब से कैपिटलाइज करना शुरू करना है? फरवरी से, फिर अप्रैल में, सितंबर में, फरवरी में। कह रहे दीज पेमेंट वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कह रहे जनवरी में ही हमने लोन ले लिया था, इसका लोन जनवरी में ले लिया हुआ है, लेकिन एसेट पे खर्चा करना फरवरी से शुरू हुआ, तो कैपिटलाइज कब से करेंगे? फरवरी से। अच्छा कभी इस तरह होता कि पेमेंत फरवरी में करते, लोन मार्च में जाके लेते, तो कब से कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं? मार्च से। अच्छा आगे आपको कह रहे हैं कि 17% पे हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया था, फिर कह रहे हैं कि हमने राइट शेयर से भी पैसे जनरेट किए थे। आपका ने कहा था राइट शेयर का डिविडेंड जो होता है वो तो बोरोइंग कॉस्ट नहीं होती, वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, लेकिन ये पैसा तो यूज होगा जैसे ग्रांट का यूज किया था। अच्छा उसके बाद कह रहे 1 अगस्त को हमने एक 19% के हिसाब से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया और वो 340 था। ठीक है, अब बेशक शॉर्ट टर्म लोन है तो लोन ही, तो ये सारे लोन कौन से हो गए? दोनों स्पेसिफिक लोन ही है। ठीक है, क्योंकि देखें ना एग्जैक्ट अमाउंट 890 पूरी हो रही, अगर वो लिख देते ना इधर रनिंग फाइनेंस तो फिर क्या हो जाता? फिर ओवरड्राफ्ट हो जाता। अच्छा अब ये दोनों ही आपके स्पेसिफिक लोन है। कह रहे सरप्लस फंड व्हेन अवेलेबल फ्रॉम बोथ लोन एंड राइट शेयर वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 10%। तो इसका मतलब मुझे देखना पड़ेगा कब कब कितना कितना सरप्लस था, ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम निकाली जा सके ना। कह रहे कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 जुलाई, हाउएवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग दैट पीरियड। कह रहे काम रोका लेकिन टेक्निकल काम चलता ही रहा, तो फिर क्या काम रुका हुआ है? नहीं। सस्पेंशन की जरूरत है या नहीं? नहीं होगी।
आगे कह रहे कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर। अच्छा, नवंबर में अगर कंप्लीट होगा तो इंटरेस्ट कब तक कैपिटलाइज करना है? नवंबर तक। कह रहा है बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशंस इट वाज नॉट अवेलेबल टिल 31 दिसंबर। अब देखें, एक दफा मैंने बिल्डिंग तैयार कर दी, अब आप मुझे को नहीं यार इधर से हम ये चेंज कराते हैं, यार इधर से ये चेंज कराते हैं, तो मैं तो एक दफा तैयार करके दे चुका हूं। अब उसके बाद आप जब मर्जी चेंजेस कराते रहें तो वो ये नहीं हम कहेंगे कि जी वो रेडी फॉर यूज नहीं थी। इसका मतलब आपने इंटरेस्ट कब तक कैपिटलाइज करना होगा? हम नवंबर तक ही करेंगे, ठीक है। अब उसने जानबूझ के आगे कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा कि जी मॉडिफिकेशन शुरू हो गई। तो मॉडिफिकेशन होती है एक दफा चीज बनने के बाद, तो जब चीज बन गई तो एसेट तो इंटेंडेड यूज में पहुंच गया तो सीज हो जाएगा। तो इसका मतलब आखिरी महीने का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, तो नवंबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए। कह रहे बताएं बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैलकुलेट करोगे? हो जाएगा भी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सिंपल ही था, इसमें इतना मसला कोई नहीं था। पैसे यूज करें नहीं, ना उसका डिविडेंड कैपिटलाइज होता है ना उसकी कोई इंटरेस्ट इनकम माइनस होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, आपके पास 2 लोन है और 1 शेयर्स हैं, तो उसी तरह आप लोन और शेयर का बना लीजिएगा ना। अब क्योंकि हैं दोनों ही स्पेसिफिक, तो जैसे हम कैश बुक नहीं बना लेते होते कि मसलन जी पहले ये था फिर मजीद बोरोइंग हो गई फिर ये खर्च किया, ताकि आपको इंटरेस्ट अलग अलग ना इनकम निकालनी पड़े। अलग अलग करोगे तो डबल डबल वर्किंग करनी पड़ जाएंगी। आज आपको कौन से मैंने कहा हुआ था? अच्छा, अच्छा, अगर हम लोग IS 38 की बात करें तो ये आपको मैंने कहा था इंटेंजिबल एसेट्स का है, ठीक है। अब क्योंकि है ये भी नॉन करंट एसेट, तो काफी हद तक आपको मैंने कहा था ये मिलता जुलता है प्रॉपर्टी प्लांट के साथ। जैसे अच्छा, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन में हमने कहा था इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है। एक तो हमने कहा था आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल का मतलब इंडिपेंडेंट इसकी सेल परचेज लीज आउट पॉसिबल हो, बेशक ऐसी इंटेंशन ना भी हो। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड यूज किया नॉन मॉनेटरी एसेट्स। नॉन मॉनेटरी एसेट्स की डेफिनेशन तो नहीं है, बट मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन है। मॉनेटरी एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट जिनकी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैश होती है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास फर्ज करें 1000 रुपए है, जब भी आप खर्च करेंगे कितने खर्च कर पाएंगे? 1000। तो इसका मतलब उसकी ये आपकी एक डेफिनेट अमाउंट है ना कि 1000 रुपए खर्च हो सकता है, दैट इज मॉनेटरी आइटम। मेरे पास एक मशीनरी पड़ी है, कितने पैसे मिल जाएंगे? अब ये तो डिपेंड करता है ना उसकी हालत क्या है, उस वक्त मार्केट में क्या कंडीशन, तो ये नॉन मॉनेटरी आइटम। तो उसने कहा कि ये क्या चीज है? नॉन मॉनेटरी आइटम होती है, इसकी कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैश नहीं होती, ये उस वक्त हालात पे डिपेंड करेगा कितने का बिकेगा। और तीसरा क्या कहता है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर फिजिकली एग्जिस्ट करता आप टच कर सकते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? टेंजिबल, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी डेफिनेशन की। अच्छा, उसके बाद आप लोग को इधर एक एक्टिव मार्केट की टर्म मैंने बताई हुई थी, ठीक है। एक्टिव मार्केट के अंदर हमने कहा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होने चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट होनी चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल प्राइस होनी चाहिए। अच्छा, अब मेन चीजें इसकी मैं थोड़ी सी रिकॉल करता हूं। इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया 2 तो वही थे जो IS 16 वाले, इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो होगा, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन साथ उसने कहा है डेफिनेशन वाले तीनों फीचर भी पूरे होने चाहिए, आइडेंटिफाइबल भी हो, नॉन मॉनेटरी भी हो और फिजिकल सब्सटेंस नॉन फिजिकल हो, ठीक है।
विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो ये अगर क्राइटेरिया मीट हो गए तो रिकग्नाइज करना। किस पे करना? कहता कॉस्ट पे करना। अब कहता कॉस्ट से क्या मतलब? कहता ये तो देखना पड़ेगा एसेट आपके पास आया कहां से। कह रहे आप इसको इंडिपेंडेंट भी खरीद सकते हो, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एसेट भी कर सकते हो, बार्टर ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं। फिर उसने कहा थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन आपके कंट्रोल में आ सकता है, ठीक है, इंटरनली जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसने कहा कि डिफरेंट तरीके हैं। अगर इंडिपेंडेंट परचेज किया तो कहता उसकी परचेज प्राइस प्लस अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं प्लस जो उसकी कोई टेस्टिंग वगैरह कॉस्ट है और माइनस कोई डिस्काउंट या रिबेट वगैरह। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूं कि यार मैंने एक्सचेंज ऑफ एसेट के थ्रू एक्वायर किया, तो जो IAS 16 के एक्सचेंज वाले रूल थे सारे वही हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट। अगर आपको एविडेंस मिले कि नए एसेट की फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है, नए एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा एविडेंट है, तो कह रहा फिर वही ले लेना। और अगर कह रहा है कि रिलायबल फेयर वैल्यूज ना हो तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट। तो ये वो एक्सचेंज के रूल थे। आपको मैं कहता हूं यार मैंने तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया, तो उसने कहा अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया तो फिर उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। आपको मैं कहता हूं यार मैंने इंटरनली जनरेट किया, कहता अगर इंटरनली जनरेट किया है तो फिर वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रूल थे वो लगाना। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रूल हमने क्या पढ़े रखे थे कि अगर रिसर्च कॉस्ट होगी तो एक्सपेंस शो हो जाएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट होगी तो हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो कैपिटलाइज, वरना वो भी एक्सपेंस होगी। अब वो क्राइटेरिया क्या था? नंबर 1 हमने कहा था टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो, इंटेंशन हो कंप्लीट करने की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि आपको ये पता हो कि इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। हमने कहा था इस फॉर्मूले की या इससे जो बना के इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बननी उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती हो और रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट हो जाए, तो फिर आप लोग कैपिटलाइज कर सकते हो। तो ये उसने आपको कहा कि अगर आप इस तरह एक्वायर करोगे यानी इंटरनली जनरेट करोगे तो ये रूल लगाना। फिर आपको स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, कहता है ये चीजें ना बुक करना एज एन एसेट। क्या उसने आपको कहा था कि पब्लिशिंग टाइटल एंड मेस्ट हेड्स, ठीक है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, कस्टमर लिस्ट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये उसने कहा था आप एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको ने कहा था ये जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है ना एम्प्लॉइज का, इसको भी हम एसेट नहीं बुक कर सकते। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट चीज मैंने डिस्कस की थी, वो हम लोगों ने कहा था कि ये जो आपके होते हैं इनटेंजिबल एसेट, इनकी लाइफ डेफिनेट भी होती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है। अगर डेफिनेट लाइफ है तो ये अमोर्टाइज होंगे ओवर रिस्पेक्टिव यूजफुल लाइफ, लेकिन अगर लाइफ इनडेफिनेट हुई तो इनकी एनुअल रिव्यू ऑफ इम्पेयरमेंट होगा। अच्छा, उसके बाद आपको ना डिस्कस मैंने किया हुआ था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कि रिसर्च हम एक्सपेंस शो करेंगे, डेवलपमेंट को हम सब्जेक्ट टू कंडीशन कैपिटलाइज करेंगे, जो भी पढ़ी। फिर हमने एक डिस्कस किया था एक्विजिशन ऑफ पार्टली कंप्लीटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड ने कहा था अगर पार्टली कंप्लीटेड रिसर्च या डेवलपमेंट खरीदोगे इसको कैपिटलाइज कर लेना। अब फर्ज करें आपने भी आधी रिसर्च की है, आपको मैंने कहा बस यार ये मुझे भेज दो बाकी मैं खुद ही देख लूंगा, तो वैसे तो हमने कहा था रिसर्च कैपिटलाइज नहीं होती। रीजन क्या थी? हाँ, कि मालूम नहीं होता इससे फ्रूटफुल रिजल्ट आना है कि नहीं आना, इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो होना है कि नहीं होना। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये वाली कैपिटलाइज करो। अब क्यों? कहता आपको कोई फायदा नजर आया था तो आपने खरीदी है, वरना आपने खरीदनी कोई नहीं थी, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड है, बेनिफिट होना है, इसको कैपिटलाइज कर लो, ठीक है। इसी तरह अगर पार्टली कंप्लीट डेवलपमेंट हो तो कहता उसको भी कैपिटलाइज कर लो, लेकिन अब इनको कंप्लीट तो करना है। अब कल को जो सब्सिक्वेंट खर्चे करोगे रिसर्च कंप्लीट करने पे करोगे तो उसको एक्सपेंस ही शो कराना है। डेवलपमेंट कंप्लीट करने पे करोगे तो देखना क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो ये भी एक्सपेंस, अगर मीट हो रहा है तो कैपिटलाइज। फिर आपको मैंने कहा था स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कि जो कॉस्ट एक दफा एक्सपेंस चार्ज हो गई वो रिक्लासिफाई एज एन एसेट नहीं हो सकती। उसके बाद
बाकी वहां पे जो डेप्रिसिएशन की गाइडलाइन थी, इधर मोर्टाइजेशन की सारी वही थी, ठीक है। उसका जिसके डिस्क्लोजर वगैरह आ जाते थे। हाँ, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के उधर हमने 16 में 2 मॉडल पढ़े थे, कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन। इधर भी 2 ही है, कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन। लेकिन इधर रिवैल्यूएशन में एक डिफरेंस था। वो क्या था कि स्टैंडर्ड ने कहा रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी फेयर वैल्यू इन एक्टिव मार्केट। यहां पे आप कहें जी मैंने अंदाजा लगा दिया या एक प्रोफेशनल बंदे ने प्राइस बता दी, वो नहीं चलनी, ठीक है। उधर तो हम लोग कर देते थे ना, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने वैल्यू करके बता दी जी बिल्डिंग इतने की, हमने कहकर लिख दो। इधर स्टैंडर्ड ने कहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ एक्टिव मार्केट ही एज रीवैल्यूड अमाउंट ट्रीट की जाएगी, वरना आप रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाओगे। अब मेरे पास 4 इंटेंजिबल एसेट्स हैं, 3 की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही, चौथे की नहीं कर रही, तो स्टैंडर्ड कहता है 3 पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लो, चौथे पे ना लगाओ। और अगर आपको मैं कहूं यार पहले करती थी अब से खत्म हुई एक्टिव मार्केट, तो कह रहे बस फिर आखिरी दफा जो रीवैल्यूड अमाउंट निकली थी ना, उसको अब अपनी कॉस्ट समझ के उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाना शुरू कर दो। फिर रेसिडुअल वैल्यू के बारे में स्टैंडर्ड ने कहा क्योंकि ये नॉन फिजिकल चीज है ना, स्क्रैप के तौर पे तो बिक नहीं सकती, तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा इंटेंजिबल एसेट की रेसिडुअल वैल्यू नॉर्मली 0 होगी। लेकिन अगर इसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही हो और उस वक्त भी करती होगी जब इसकी लाइफ पूरी होगी, तो कहता है फिर स्क्रैप ली जा सकती है, लेकिन नॉर्मली वो कहता है 0 ही होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो इसके अंदर थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करती थी उससे। अच्छा, बाकी जो SIC 32 थी वो आपको मैंने कहा था वेबसाइट कॉस्ट की ट्रीटमेंट है, उसमें भी जनरल रूल यही चलता है कि जो आप लोग प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हो, ये जस्ट लाइक का रिसर्च होती है, इसको हम क्या शो करा देते थे? एक्सपेंस। लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट फेज के खर्चे थे वो हम लोगों ने कहा था अगर क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो हम उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, वरना वो भी एक्सपेंस। जब एक दफा वेबसाइट ऑपरेशनल होगी तो उसकी रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी वो आपकी जैसे एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको हम एक्सपेंस शो कराते थे। आपको मैंने कहा था SIC 32 का वो जो टेबल था ना, क्योंकि देखें हम उसके कंप्यूटर साइंसेस के तो स्टूडेंट ऐसे है नहीं कि हमें पता हो कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था वो जो उसने लिस्ट दी है ना कि ये चीज़ रिसर्च है, ये चीज़ डेवलपमेंट है, बस वो टेबल याद कर लो, इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। आपसे वो यही पूछता है कि बताओ इनकी ट्रीटमेंट क्या करनी। अब वो जो रिसर्च वाली चीज़ें होंगी वो मैं कहूँगा एक्सपेंस शो करा दो, जो डेवलपमेंट वाली होंगी मैं कहूँगा क्राइटेरिया मीट हो रहा तो कैपिटलाइज कर लो, वरना एक्सपेंस शो करा दो। तो इस तरह करके SIC 32 की चीज़ें आती थी। अच्छा, उसका मैंने आपको कहा था IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका भी अगर हम एक दफ़ा गो थ्रू थोड़ा सा करें तो आप मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड भी हो सकती, बिल्डिंग भी हो सकती, पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती, दोनों भी हो सकती, जिसको इस इंटेंशन से आपने एक्वायर किया कि या तो लेट आउट करके रेंटल इनकम जनरेट करूंगा, तो या फिर हाँ जी, या फिर हम इसके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू इनकम जनरेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि पार्टली ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती थी पार्टली ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी? हाँ, यानी कि कुछ ओनर के इस्तेमाल में, कुछ आपने किराए पे दी हुई है। तो आपका ने कहा था स्टैंडर्ड ने कहा कि आप चेक करो क्या ये दोनों पार्ट इंडिपेंडेंटली सेल, परचेज, लीज आउट हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो दोनों पार्ट को अलग अलग अपने अपने स्टैंडर्ड में ले जाओ। जैसा आपको मैं कहते हैं यार एक कमर्शियल प्लाजा है तो आपको मैंने कहा था प्लाजे की एक एक शॉप भी इंडिपेंडेंट बिक सकती है। अब आपको मैं कहता हूँ यार प्लाजा है डबल स्टोरी, ग्राउंड फ्लोर पे हमने हेड ऑफिस बनाया हुआ है, ऊपर वाले जो 2 फ्लोर हमने किराए पे दे दिए हैं, तो जो ऊपर वाला फ्लोर आपने किराए पे दिया हुआ है उसको आप ले जाएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, जो अपने इस्तेमाल में पोर्शन उसको ले आइए 16 में। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ यार ये तो रेजिडेंशियल घर है, ये तो इस तरह पोर्शन वाइज नहीं बिकता होता, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर आप देखो जो ओनर्स ऑक्युपाइड का पोर्शन है वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट है तो कह रहा पूरी प्रॉपर्टी IS 16 में ले लो, और अगर आपका ओनर ऑक्युपाइड वाला पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है तो पूरी प्रॉपर्टी उठा के IS 40 में ले जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था IS 40 में इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी? कॉस्ट पे करनी। कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस
प्लस उसकी ट्रांसफर फी, लीगल फी, स्टैम्प ड्यूटीज, ठीक है, ब्रोकर कमीशन, ये सारी कॉस्ट उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे करोगे। इसके हमने कहा था दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस पे लिखोगे, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसको फेयर वैल्यू पे लिखेंगे, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, कहां चला जाएगा? हाँ, इसका फेयर वैल्यू मॉडल में गेन हो या लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस एसओसीआई में जाता है। उधर रिवैल्यूएशन में क्या पड़ा था? लॉस होगा तो एक्सपेंस, सरप्लस हुआ तो ओसीआई। यहां पे ऐसे नहीं है। फेयर वैल्यू मॉडल में हम कहते हैं चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एसओसीआई में जाएगा। और फेयर वैल्यू मॉडल में आपने कहा था एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अब मसला ये है कि यार मैंने फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना शुरू कर दिया, मेरे पास है 4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, 3 की फेयर वैल्यू मुझे पता है, चौथे की नहीं पता चल रही। तो कह रहा है जिस चौथे की नहीं पता चल रही, चेक करो वो पार्टली कंप्लीटेड है कि कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। आपको मैं कहता हूं यार वो पार्टली कंप्लीटेड है। कहता अच्छा पार्टली कंप्लीटेड है तो अभी कॉस्ट मॉडल इस पे लगा लो, बाकियों पे फेयर वैल्यू चलाओ। जिस वक्त इसकी फेयर वैल्यू पता चल गई तो कहता है इसको रीट्रांसलेट कर देना इसकी फेयर वैल्यू पे। लेकिन ये रूल कौन से वाले एसेट के लिए? पार्टली कंप्लीटेड। मैं कहता हूं नहीं यार वो तो बिल्डिंग तैयार है, तो कहता अगर तैयार है और फेयर वैल्यू नहीं पता तो आप कॉस्ट मॉडल लगा लो। लेकिन अब अगर इसकी फ्यूचर में फेयर वैल्यू पता चल भी गई तो ये चलेगी कॉस्ट मॉडल पे ही। जी, तो इसमें मैंने आपको बताया कि उसने आपको कहा है कि अगर पार्टली कंप्लीट प्रॉपर्टी है तो पहले अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो कॉस्ट पे कैरी कर लो, लेकिन जब उसकी फेयर वैल्यू मिल जाए तो उसको रीट्रांसलेट कर देना। लेकिन अगर कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है तो वो रीट्रांसलेट नहीं होगी, उसका कॉस्ट मॉडल ही चलेगा। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट ट्रांसफर्स। ट्रांसफर का मतलब आप लोगों की इंटेंशन बदल जाए, 40 से 16 में चला जाए, 40 से 2 में चला जाए, या 2 से 40 में आ जाए, या 16 से 40 में आ जाए। तो आपको ने कहा था 40 से अगर 2 में जाए या 16 में जाए, पहले IAS 40 में इसको हम फेयर वैल्यू पे रीस्टेट करेंगे, जो भी गेन या लॉस होगा एसओसीआई में लेके जाएंगे। उसके बाद जो फेयर वैल्यू होगी ना वो नए स्टैंडर्ड के लिए कॉस्ट समझी जाएगी। मतलब अगर आप 40 से 16 में गए हो तो पहले 40 की जो फेयर वैल्यू उस पर रीस्टेट कर लो, और ये जो उसकी आज की फेयर वैल्यू है ये IAS 16 की कॉस्ट समझी जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मैं कहूं यार 40 से हम तो 2 में गए हैं, तो कह रहे हैं आज की जो फेयर वैल्यू थी इस पे पहले इसको रीस्टेट कर लो और फिर यही वैल्यू इन्वेंट्री की कॉस्ट समझी जाएगी। तो ये तो दोनों में कॉमन चीज हो गई कि 40 से चाहे 2 में जाए चाहे 16 में जाए, पहले IAS 40 के मुताबिक उसको फेयर वैल्यू पे रीस्टेट किया जाएगा और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड आप लोगों को मैं कहता हूं कि यार हम IAS 2 से लेके आ रहे हैं 40 में, तो हमने कहा था 2 में जितने पे भी लिखा है इसी वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो। कॉस्ट पे लिखा है कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो, NRV पे लिखा हुआ है तो NRV पे ट्रांसफर कर दो, और फिर IAS 40 में जाके इसको फौरी तौर पे रीस्टेट करो उसकी फेयर वैल्यू पे, यानी उसका जो गेन या लॉस है वो 40 के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपको मैं कहूं यार 16 से मैं लेके आ रहा हूं 40 में, तो कह रहे हैं 16 में चाहे आप कॉस्ट मॉडल यूज करते हो चाहे आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हो, जिस वक्त 16 से 40 में ट्रांसफर करेंगे पहले इसको रीवैल्यू करेंगे IAS 16 के मुताबिक, फिर जो इसकी रीवैल्यूड अमाउंट होगी उस पे इसको IAS 40 में ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर आगे जो भी IAS 40 है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो ये उसने इसके ट्रांसफर्स के बारे में बताया था। फिर आ जाते हैं जी डिस्क्लोजर्स। तो डिस्क्लोजर के अंदर उसने आपको कहा हुआ है कि आप लोग ना अलग से बताया करो कि रेंटल इनकम कितनी जनरेट हुई और कैपिटल एप्रिसिएशन या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कैसे कितना गेन या लॉस हुआ, और फिर आप बता दो कि आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जो बिल्डिंग किराए पे नहीं है
उसके ऊपर कितने अभी तक खर्चे कर चुके हो वो भी बता दिया करो, ताकि डिसाइड हो सके यार ये खर्चे होते जा रहे हैं, कल को इससे रेंटल इनकम आएगी कि नहीं आएगी, उसके हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। तो ये इसके ना मेन कुछ डिस्क्लोजर्स थे। बाकी उसने आपको कहा था कि अगर आपने प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे नहीं भी लिखी हुई तो आपको उसकी रीजन एक तो बतानी पड़ेगी। मतलब आपको मैं कहता हूँ यार फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा था लेकिन एक प्रॉपर्टी की रिलायबल फेयर वैल्यू नहीं है, कहता उसकी डिस्क्रिप्शन बता देना, ठीक है, क्यों रिलायबल फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही ये बता देना, और तीसरा एक पॉसिबल रेंज बता देना कि यार इसकी वैल्यू यहां से यहां इस रेंज में कहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें ना इसकी सारी मूवमेंट शो कराना पड़ जाती होती है। तो ये टोटल तीनों स्टैंडर्ड की आउटलाइन थी। अब हम जरा एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, लेटेस्ट अटेम्प्ट निकालें, इसका क्वेश्चन 4 है, ऑटम 25 क्वेश्चन 4। आपको ने कहा था IAS 38 तो FR2 वाले उस तरह से मैं देखूंगा, लेकिन अभी ये आप लोगों का जो अपनी बुक है पास पेपर वो देखें जी। कह रहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन लिमिटेड। नाइलॉन ओन 4 प्रॉपर्टीज दैट वर एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर और अर्लियर एंड फेयर वैल्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टी एट डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, अब आपको उसने बता दिया, कह रहे कि 4 प्रॉपर्टीज थी आप लोगों के पास ABCD और डिफरेंट डेट्स पे इनकी फेयर वैल्यूज दी हुई है। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रॉपर्टी A वाज एक्वायर्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। कह रहा आपने जो प्रॉपर्टी A एक्वायर की थी किस वजह से एक्वायर की थी? उसके इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की वजह से। तो इसका फिर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। अच्छा आगे कह रहा हूं 31 मई 2024 NL obtain possession of property C। ठीक है, कह रहे हैं आप लोगों ने प्रॉपर्टी C एक्वायर की है इसी साल फ्रॉम अ टेनेंट, अपने किराएदार से। ये क्या मतलब, वो अपने किराएदार से प्रॉपर्टी ले ली? हाँ, इसका तो खाली करा ली, तो इसका तो पहले किराए पे थी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। और क्या किया? एंड शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम बिल्डिंग B टू C। कह रहे C खाली कराई और उसको अपना हेड ऑफिस बना लिया। तो इसका मतलब 40 से 16 में गई। क्या रूल पड़ा था? पहले 40 में फेयर वैल्यू पे रीस्टेट करेंगे और फिर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? कह रहा है प्रॉपर्टी B, कह रहा है जहां पे हमारा पुराना हेड ऑफिस है ना प्रॉपर्टी B, was rented out immediately। कहता वो मैंने किराए पे दे दी। अब प्रॉपर्टी B जहां पे आपका हेड ऑफिस था वो किराए पे दे दी, तो कहां से कहां ट्रांसफर होगी? 16 से 40 में। क्या रूल पड़ा था? पहले रिवैल्यू करेंगे और फिर इसको ट्रांसफर किया जाएगा। कह रहे कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी B वाज 650 और 31 में। कह रहे 31 में उसकी बुक वैल्यू जो थी ना 650 थी। अच्छा आगे कह रहे प्रॉपर्टी D वाज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर फैक्ट्री ऑफ द कंपनी। कह रहे प्रॉपर्टी D तो मैंने एक्वायर इसलिए किया मैंने उस पर अपनी नई फैक्ट्री बनानी है, तो अपनी इस्तेमाल के लिए जगह खरीदी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं, ये तो सीधे ही कहां चली जानी है? S16 में चली जाएगी। अच्छा आगे आपको कह रहे कंपनी अप्लाई फेयर वैल्यू मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। जी कह रहा हमारी जो कंपनी है फेयर वैल्यू मॉडल यूज करती होती है तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए। और कह रहे कंपनी चार्ट डेप्रिशिएबल एसेट एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी A एंड B रिलेट्स टू लैंड एलिमेंट। एक्चुअली अगर डेप्रिसिएशन लेनी पड़ी तो लैंड को भी डेप्रिशिएट करते हैं? नहीं, उसके लिए आपको बताया, कह रहा है आधी कीमत लैंड की अज्यूम करना, आधी बिल्डिंग की। मतलब अगर डेप्रिसिएशन लेनी पड़ी तो खाली बिल्डिंग वाली फिगर पे कैलकुलेट करना, पूरे पे ना कर देना। कह रहा है प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड।
कह रहा है इसका डिस्क्लोजर बनाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कहता है डिस्क्लोजर क्या होता है। अब उसी तरह दोनों तीनों हेडिंगें आ जाएंगी, जो भी नोट है फर्स्ट करें 22 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सी। ठीक है, डी तो उसने कहा मैंने अपने ऑफिस के लिए खरीदी है, अब फैक्ट्री के लिए वो तो उसमें आएगी नहीं। अच्छा, इसमें ना मेनली हमने रिकंसिलिएशन शो करना होती है। रिकंसिलिएशन का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस टैली कराना होता है। अब ओपनिंग क्लोजिंग में क्या चेंज आएगा? एडिशन हो सकता है, ठीक है, डिस्पोजल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो सकती है, बैलेंस कह रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर आपका इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जी ट्रांसफर फ्रॉम दिस फ्रॉम। तो खैर अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दिया। तो अब देखते हैं पहले प्रॉपर्टी ए। अच्छा, अब प्रॉपर्टी ए आपके पास कितने की पड़ी हुई? 740 की। बी कितने की है? 810 की। 810। 450। 450। अच्छा जी, कह रहा प्रॉपर्टी वॉज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, कह रहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी थी। अच्छा, अब देखिए ये मैंने ना कॉलम वाइज बना दी है। अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाओगे तो फिर तो उसी में एडिशन डिस्पोजल होता जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अब जैसे अलग अलग कॉलम बनाए तो फिर अलग अलग के साथ चलेगा। मैं देख देता हूँ उसने इसको अलग अलग कराया कि इकट्ठा कराया। क्वेश्चन 4, अलग अलग ही कर दिया उसने। अच्छा जी, तो अब जरा आते हैं, ब्रॉडन तो आप लोगों ने लिख ली है। अब इसका अंदर एडिशन डिस्पोजल तो बिज़ाहिर इसमें नहीं हो रहा, ट्रांसफर हुए हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी डी सॉरी ए, इसकी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू क्या होगी थी? 760। तो क्या रिजल्ट निकला? बी से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई। अच्छा, उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो 810 की थी। अच्छा, उसने कहा था कि थर्ड पॉइंट इसका पढ़ें। कह रहा है 31 मई 2024 कंपनी ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम द टेनेंट। इसका सी तो उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, एंड शिफ्टेड इट हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी। इसका मतलब फिर प्रॉपर्टी बी इसका क्या था? वो प्रॉपर्टी प्लांट था। ठीक है, उसने आपको क्या कहा कि बी से हेड ऑफिस शिफ्ट करके सी में ले आए हो। तो इसका बी आप किस इस्तेमाल में ला रहे थे? ओनर ऑक्यूपाइड में। ओनर ऑक्यूपाइड हो तो किस में आती है? तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू में नहीं थी। हाँ, सी थी क्योंकि उसने कहा ना सी मैंने अब खाली कराया है। अच्छा, और अब एक एक करके हम इनको ट्रीट करते हैं। सी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, आपने इसको खाली करा के प्रॉपर्टी प्लांट में ले गए। तो हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था? जब 40 से 16 में जाएगा क्या करेंगे?
पहले इसको फेयर वैल्यू पे रीस्टेट करेंगे। किस दिन ये ट्रांसफर हुआ था? तो 31 मई की प्रॉपर्टी सी की फेयर वैल्यू देखें क्या है, इंक्रीज आ गया। कितने का? 60 का। तो 60 का इंक्रीज। उसके बाद आपने इसको ट्रांसफर कर देना है। जब ट्रांसफर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से तो निकल जाएगी ना। तो इसका मतलब इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब प्रॉपर्टी बी, ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट में थी और उसको आप लोग ले आए हो इधर। उसके लिए हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर पहले 16 के मुताबिक उसको रीवैल्यू करो, फिर उसकी रीवैल्यूड अमाउंट इधर लेके आना। तो जरा देखें उसने उसकी कैरिंग अमाउंट क्या बताई हुई थी। कह रहा कैरिंग वैल्यू प्रॉपर्टी बी वॉज 650, ये उसकी कैरिंग अमाउंट थी। नीचे उसने 0.3 में बताया ना। और उसकी कह रहा है कि अब फेयर वैल्यू क्या होगी? 790। इसका मतलब इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस निकला होगा 140 का। तो वो 140 तो प्रॉपर्टी प्लांट के मुताबिक बुक हो जाएगा ना। तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट के मुताबिक इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बन गई? 790। फिर उस रीवैल्यूड अमाउंट को हमने कहा था इधर शिफ्ट करा लेना। तो इसका मतलब जब आप इधर लिखोगे ट्रांसफर इन, तो कितना? 790। ठीक हो गया। अब चूंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, तो इसको ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू पे लिखना है। ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू देखें क्या होगी? 750 होगी। क्या रिजल्ट निकला? 40 से लॉस आ गया आपका। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्लोजर बन जाता है। उसने एक्स्ट्रा वाले बनाए हैं कि इतने दिए हैं? बस नीचे से ना पॉलिसी नोट दे दिए कि फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी वो जो पॉलिसी नोट हम लिखते होते हैं ना कि कॉस्ट मॉडल के फेयर वैल्यू, तो उसने वो नीचे लिख दिए। तो वो आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी उसने वो नहीं दिए कि जी कोई अगर कॉस्ट पे है तो क्यों है और फिर उसकी रेंज क्या है, ऐसा उसने कोई दिया भी नहीं हुआ था। तो ये तो आपके इसकी लेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये जरा ऑटम 24 का क्वेश्चन निकालें। क्वेश्चन 5। जी कह रहे पिपरी लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 102 मिलियन विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। वेयर हाउस हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 12 ईयर। अपॉन कंप्लीशन 95% ऑफ द वेयर हाउस वॉज रेंटेड आउट। अच्छा, कह रहे कि 102 मिलियन लगा के आप लोगों ने बिल्डिंग वेयर हाउस बनाया और कह रहे इसका 95% पोर्शन तो किराए पे दे दिया, while 5% allocated for admin use, बाकी कह रहा 5% अपने इस्तेमाल में रखा। इसका अंदर एक ही प्रॉपर्टी किराए पे भी दी, खुद भी रखी। क्या रूल पड़ा था? देखना पड़ता है अपना यूज सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे क्या इनसिग्निफिकेंट 5%। इनसिग्निफिकेंट हो तो क्या रूल पड़ा था? हाँ, सारी 40 में ले जाओ तो ये पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। अच्छा, आगे कह रहा वेयर हाउस डिजाइन प्रोहिबिट्स द सेल ऑफ दीज पोर्शन सेपरेटली। कह रहा अलग अलग नहीं बेच सकते। अच्छा, अगर वो कहता है बेच सकते हैं, फिर क्या करते? आप फिर 95% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाते, 5% प्रॉपर्टी प्लांट में लिख देते। अच्छा, कह रहा हूँ 1 जुलाई 2023 अब बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गई थी? जून 22 में।
जुलाई 23, एक साल के बाद क्या हुआ? कह रहे कंपनी डिस्कवर्ड दैट वेयर हाउस कॉस्ट मिस्टेकनली इंक्लूड एबनॉर्मल वेस्टेज 6 मिलियन। कह रहा बाद में पता चला कि यार वो तो एबनॉर्मल वेस्टेज हुई थी, मतलब एबनॉर्मल लॉस था, हमने उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया था। तो क्या ये सही किया था? नहीं, पता चल रहा आज, और ये गलती हुई पिछले साल, प्रायर पीरियड एरर हो गया। हमने IAS 8 पढ़ा था, ऑल मटेरियल प्रायर पीरियड एरर शुड बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी चाहिए। आगे कह रहे PL करेक्टेड दिस एरर इमीडिएटली। कह रहे मैंने तो फौरन इसको ठीक कर दिया, एंड ऑल्सो चेंज वेयर हाउस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू। और कह रहा फिर उसके बाद ना मैंने मॉडल भी चेंज कर दिया, पहले मैं कॉस्ट मॉडल यूज करता था और अब किस पे चला गया हूं? फेयर वैल्यू के ऊपर। लेकिन जब आपने मुझे कहा ना मैंने मॉडल चेंज करके फेयर वैल्यू कर दिया, तो उसका पहले कौन सा था? कॉस्ट होगा। और फिर कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 यानी तकरीबन कोई 8-10 महीनों के बाद क्या हुआ? कह रहे कंपनी स्टार्टेड यूजिंग द एंटायर वेयर हाउस फॉर हिज इन्वेंट्री स्टोरेज। कह रहा अब आपने उसको अपना ही वेयर हाउस बना लिया। तो जब अपना ही वेयर हाउस बना लिया तो क्या करेंगे? ट्रांसफर होगा 40 से कहां पे? 16 में। कह रहे फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। उसने डिफरेंट डेट की फेयर वैल्यूज दे दी। कह रहे अदर इंफॉर्मेशन डेप्सन इज अप्लाइड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑल प्लांट एंड मशीनरी आर टू एंड सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल। कह रहे प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज विद नरेशंस टू बी रिकॉर्डेड। अब देखिए यहां नरेशन मांग रहा है। ठीक है, आपको मैंने कहा था नरेशन पार्ट ऑफ एंट्री होता है, साइलेंट हो तो देनी होती है, लेकिन आपका एग्जामिनर अक्सर मना करता है ना देना, बट इधर कह रहा है देना। कह रहा है कि टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ PL ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कि 2024 की जो एंट्री है वो करो। अच्छा, आपका ईयर एंड है जून 24, शुरू कब से हुआ होगा? जुलाई 23 से। तो इसको जुलाई 23 से सारी एंट्रियां करनी है। तो जुलाई 23 में तो आपको गलती पता चली थी, इसका तो कह रहा है गलती की करेक्शन की एंट्री, उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री, कह रहा है वो सारी आप करो। तो ये उसने आपको दिया है, ये भी 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में है। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि हमें पता चला कि पिछले साल आपने गलती की थी, एसेट की वैल्यू आपने ओवरस्टेट कर दी थी। अब पहले तो आपने क्या डिसाइड किया था, वेयर हाउस किस में आ रहा था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो जब आपने उसमें 6 मिलियन ज्यादा ऐड किया तो एसेट ओवरस्टेट हो गया। तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कम करने के लिए क्रेडिट करें। ठीक हो गया? और अब मसला यह है कि जब उसने इसको एसेट बनाया, उसने कहा अब मैं फेयर वैल्यू मॉडल यूज करूंगा। पहले क्या था? तो कॉस्ट मॉडल में तो डेप्रिशिएट भी होता है। तो जब एसेट की कॉस्ट गलत निकली थी, डेप्रिसिएशन सही आ गई थी? नहीं। जब एसेट की कॉस्ट ज्यादा निकली तो डेप्रिसिएशन क्या निकली? ज्यादा। तो अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा, अब देखिए 6 मिलियन के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी हुई है। क्या रेट था? रेट नहीं दिया। अच्छा, लाइफ दे दिया तो डिवाइडेड बाय 12, पूरा एक साल हो गया ना, तो 0.5। अब देखिए आप लोगों ने करना क्या था, पिछले साल 6 को एक्सपेंस में लिखना था, आपने 0.5 डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस लिख दिया।
चलो डेप्शन के नाम से लिखा एक्सपेंस तो चला गया, कितने से एक्सपेंस अंडरस्टेटेड है, तो इसका 5.5 को मजीद एक्सपेंस बनना चाहिए, लेकिन पिछले साल का, इस साल का नहीं। तो पिछले साल के तो अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो पिछले साल का प्रॉफिट कहां चला गया? तो फिर अब ठीक किसको करना है? रिटेन्ड अर्निंग को ठीक करना है। ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसके बाद उसने कहा यार मैं अब फेयर वैल्यू पे स्विच कर रहा हूं, तो इसने इससे पहले कौन सा मॉडल यूज किया हुआ था? कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में डेप्शन की एंट्री क्या होती है? डेप्शन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज जब आप शिफ्ट करने लगे हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के एग्जिस्ट करता रहे, अब उसको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिलेशन की एंट्री डालनी पड़ेगी। और वो एंट्री क्या होती थी? एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा था, एसेट कितने में बना था जो उसने दिया हुआ था? क्या ये सही फिगर थी? नहीं, इसमें हमने करेक्शन किया भी 6 की, तो 12 साल लाइफ थी। 8, तो 8 रुपये से ही रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक हो गया? रिवर्स क्यों किया है? ताकि पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी बुक वैल्यू पे तो आए, फिर उस बुक वैल्यू को उसकी फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा। अब ये साल के पहले दिन हम देखते हैं हमारी बुक वैल्यू क्या बची, तो देखें पहले उसने कितनी लिखी हुई थी? 102। आपने भी क्रेडिट करा दिया 6 से, कितनी रह गई? 96। फिर आपने 8 से क्रेडिट करा दिया, अब कितनी रह गई? 88। अब फेयर वैल्यू पे उसकी क्या दी हुई है ट्रांसफर के वक्त? 102, सॉरी 108। तो 88 वाली प्रॉपर्टी 108 की होगी, है वैल्यू बढ़ गई कम होगी? बढ़ गई। तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ठीक है, यानी इसकी मैं वर्किंग आपको चलिए स्टेरिक लगा के शो कर देता हूं। देखिए हमें चाहिए थी कैरिंग अमाउंट, तो आप लोगों ने कहा पहले हमने 106 पे लिखा हुआ था, बाद में पता चला 102 पे था, 102 पे लिखा था, बाद में पता चला 6 गलती है, हमने ठीक कर दी। और फिर अभी कैंसिलेशन की 8, तो इसकी कैरिंग अमाउंट निकल आई 88, और इसकी जो फेयर वैल्यू निकली वो आ गई 108। तो 20 का फेयर वैल्यू गेन बन रहा है, लेकिन क्या ये इस साल का गेन बढ़ा है? नहीं। अब साल के पहले दिन आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब प्रीवियस वाला है ना आपका, तो इसका मतलब फिर क्रेडिट किसको कर देना चाहिए? रिटेन्ड अर्निंग्स को। ठीक है, ये 2 चीजें आप लोगों के लिए नहीं है। इससे पहले हमने ये नहीं किया कि मॉडल चेंज हो गया, उसमें हम करते होते थे कि जी कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल आ गया 38 में भी 16 में भी। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल शिफ्ट कराया है। तो पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट क्लोज करते हैं, कैंसिल करते हैं ताकि एसेट बुक वैल्यू पे पहुंचे, और फिर ट्रांसफर तक का जो गेन होता है उसको फौरन हम अकाउंट फॉर करते हैं। उसके बाद अब आप लोगों का शुरू हो गया फेयर वैल्यू मॉडल। अब जब फेयर वैल्यू मॉडल शुरू हो गया तो क्या इसको डेप्रिशिएट करना है आइंदा? नहीं, लेकिन अब ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो डालनी पड़ेगी। तो अब 108 से कीमत बढ़ के कितना होगी ईयर एंड के ऊपर? अच्छा नहीं, ईयर एंड से पहले उसने ट्रांसफर भी कर दिया। इसका मतलब ट्रांसफर किया तो फिर आपको 1 अप्रैल तक, यानी 1 अप्रैल को दोबारा एंट्रियां डालनी पड़ेंगी। अब 1 अप्रैल को एंट्री क्या डलेगी? 114 पे चलेगी प्रॉपर्टी, बढ़ गई कम होगी? इन्वेस्टमेंट
प्रॉपर्टी कितने से बढ़ी? 6। और SOCI क्रेडिट 6। अब आपने कहा इसको ट्रांसफर कर दो, किसके अंदर ट्रांसफर कर दो? प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर। अब जब प्रॉपर्टी प्लांट में ट्रांसफर करेंगे तो बिल्डिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने पे? 114। ठीक है, आप लोगों ने कहा था ना पहले उसको फेयर वैल्यू पे रीस्टेट करना फिर उसको ट्रांसफर करना, और जो फेयर वैल्यू होगी वही IAS 16 की कॉस्ट बन जाएगी। अब जब ये कॉस्ट बन गई तो इसको ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो अब जब आपका 30 जून आएगा तो आप एंट्री करोगे डेब्ट्स एंड डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 114 की बिल्डिंग थी, टोटल लाइफ कितनी थी? 12 ईयर। तो आपने खरीदी हुई थी कब? जून, यानी जुलाई 22 कर लो, तो जुलाई 23 या चले जून 23 1 साल हो गया, और अब ये जून 24 दूसरा साल है। ठीक है, इसका मतलब 1 साल पूरा गुजर चुका था और ये 3 महीने पहले तुमने ट्रांसफर किए, तो 1.25 साल गुजर चुके थे। अगर 12 में से 1.25 साल गुजर चुके हुए हैं तो 10.25 साल लाइफ रहती है। अब मैं अगर 10.25 पे डिवाइड करूं तो साल की डेप्थ से निकल आएगी। चाहिए कितने अरसे की? 3 महीनों की। 2.78। ठीक है, मिलियंस में थी ना वैल्यू। ठीक है, ये पेपर में लाजमी मेंशन किया करें 1000 मिलियन जो भी लिया आप लोगों ने। तो ये इसने इसका क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा, उसने 6 वाली एंट्री, 6 वाली है। अच्छा, आप लोगों का IAS 38 का क्वेश्चन होगा स्प्रिंग 25। बुक के अंदर होगा आप लोगों का। जी, कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू 2 इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ ऊद लिमिटेड। कह रहे उसके 2 एसेट्स हैं, उनकी डिटेल दी जा रही है। ऑन 1 जनवरी 2023 ब्रॉडकास्टिंग राइट वर एक्वायर्ड फॉर 250 मिलियन।
कह रहा है किसी के ना राइट आपने एक्वायर किए हैं ब्रॉडकास्टिंग के, तो राइट्स टेंजिबल एसेट है इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल ना, किसी चीज को इस्तेमाल करने का राइट आपको ले, जैसे लाइसेंस वगैरह होता है। तो कह रहे कि इंटेंजिबल एसेट है 250 का, व्हाइल द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन फ्रॉम द एक्विजिशन डेट वाज 8 साल। कहता हमें लगता है इससे 8 साल बेनिफिट जनरेट होगा, बट द राइट वर लीगली वैलिड फॉर ओनली 5 ईयर। कह रहे लेकिन उसने तो मुझे 5 साल के लिए दिए। 8 साल क्या है 5 साल क्या है? यानी कहता है कि 8 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ है और 5 साल यूजफुल। डेप्रिसिएशन या मोनेटाइजेशन किस अरसे में लेते हैं? यूजफुल में लेते हैं। कह रहे ऑन 1 जनवरी 2024 अगले साल यानी 1 साल के बाद क्या हुआ? कह रहे कंपनी गॉट एन ऑप्शन टू रिन्यू दीज राइट फॉर एडिशनल 5 साल। हाउएवर दिस ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। कह रहे जब मैंने खरीदा ना उस वक्त उसने मुझे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी थी, लेकिन साल बाद उसने कहा कि यार तुम 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड करा लो। तो कह रहे कंपनी इमीडिएटली एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। कह रहे मैंने तो फौरन ही एक्सरसाइज करा लिए एट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ 80 कहता है दिए उसको। इसका मतलब पहले साल आपके एसेट की कॉस्ट क्या थी? 250। लाइफ क्या थी? तो 50 डेप्रिसिएशन आ गई होगी यानी मोनेटाइजेशन। तो आपका एसेट 250 से कम होके कितना हो गया होगा? 200। अब आपने उसके ऊपर मजीद खर्चा कर डाला 80 का, अब एसेट बढ़ के कितने का हो गया? 280। अब लीगल लाइफ टोटल इतने, लीगल लाइफ रिमेनिंग कितनी होगी? 9 ईयर हो गई। 5 पहले थे ना, 5 और 10 एक गुजर गया 9। लीगल लाइफ 9 ईयर्स हो गई। यूजफुल लाइफ कितनी? रिमेनिंग लाइफ अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 7 ईयर। ठीक है, 8 साल टोटल थी ना, तो साल पिछला गुजर भी तो गया हुआ है। अब अगर अमोर्टाइजेशन करेंगे 280 को कितने अरसे में करेंगे? अब 7 साल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, यानी हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर करो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है और लाइफ भी तो चेंज हुई। आगे अच्छा, अब दूसरे एसेट की डिटेल दे रहा है। कह रहा हूं 1 जनवरी 2023 अ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क भी तो इंटेंजिबल ही होता है। कह रहा है वाज एक्वायर्ड एट 300 मिलियन। 300 मिलियन का खरीदा विद अ यूजफुल लाइफ 8 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू 50। रेजिडुअल वैल्यू उसने दी हुई है। अगर एक्टिव मार्केट हो तो हमने कहा था रेजिडुअल वैल्यू होती है, वरना नहीं होती। तो इसका एक्टिव मार्केट होती होगी इसकी। कह रहा है रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन द एक्टिव। अच्छा उसने बता ही दिया। कह रहा है एक्टिव मार्केट के ऊपर ये उसकी वैल्यूज निकली हैं। इसका मतलब पहले भी स्क्रैप को कंसीडर करेंगे और बाद वाले को भी करेंगे। अच्छा कह रहा है दिसंबर 2023 पहले साल के एंड पे कह रहा है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 319 निकल आई। तो पहले आपको पता है कि हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम कंपेयर करेंगे 319 से। कीमत बढ़ गई तो रीवैल्यूएशन सरप्लस शो करा देंगे, कीमत कम हो गई तो रीवैल्यूएशन लॉस शो करा देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे? 300 में से 50 माइनस किया, डेप्रिशिएबल अमाउंट आई, डिवाइड बाय 8। 250 को डिवाइड बाय 8 करें, 32 31। तो अब उसकी देखिए कॉस्ट क्या थी, वो तो 300 थी। अगर आपने इतना उसको डेप्रिशिएट कर दिया तो बुक वैल्यू क्या बची? अब आपने कहा कि इसकी रीवैल्यू की है, उसी तरह एक लाइन छोड़ के अगर मैं लिखूं तो रीवैल्यूड अमाउंट क्या निकल आई पहले साल के अंत में? 319। तो ये तो आपका निकल आया रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 50.25। तो ये आपका इधर आ जाएगा ना 50.25। अच्छा, अब जब आप लोगों का नेक्स्ट ईयर एंड आएगा तो उस वक्त इसको डेप्रिशिएट भी तो करेंगे।
अब डेप्रिसिएशन जब लेंगे तो 319 माइनस रेजिडुअल वैल्यू उसने दी हुई है, कितना दी हुई? 60। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी? 7 57 37 माइनस कीजिएगा। अच्छा, अब एक्सेस डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता था? सरप्लस ओवर रिमेनिंग लाइफ। तो सरप्लस को डिवाइड करें 7 पे, तो कितना रह गया? 43.08। अच्छा, अब क्या हुआ? कहता है कि दिसंबर 2024 को हमने फिर रीवैल्यू किया और अब उसकी कीमत क्या निकल आई? 220। ठीक है, अब जब उसकी रीवैल्यूड अमाउंट निकली 220, तो क्या रिजल्ट निकला? डिक्रीज इन वैल्यू आ गया 62 का। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ, पहले सरप्लस में से माइनस कर लेंगे और जो बाकी बचेगा वो आप एसओसीआई में ले जाओगे। 9.2 ये आपका इधर एक्सपेंस हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का आपका ने कहा था ट्रीटमेंट IAS 16 वाली होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता होता। तो ये उसने आपको इसका डेटा दिया हुआ था। अब नीचे आपसे क्या कह रहा था? कंपनी कॉस्ट मॉडल यूज करती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ऊपर वाले के लिए कहता कॉस्ट मॉडल, और नीचे आपको कह रहा है बोथ एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड यूजिंग स्ट्रेट लाइन, और मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कहता आप लोगों ने सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर किया करनी। ये डाटा देके आपको कहता बताओ एसओसीआई में क्या कुछ जाएगा, एसओएफपी में क्या कुछ जाएगा। आपको पता है एसओसीआई में अमोर्टाइजेशन जानी है, ठीक है, अगर कोई गेन या लॉस हुआ था वो जाना था, और अगर कोई रिवर्सल ऑफ लॉस वगैरह होता वो चला जाता, ठीक है। और अगर एसओएफपी की बात करें तो एसेट अपनी कैरिंग अमाउंट पे लिखे जाएंगे, ट्रेडमार्क अपने वैल्यू के हिसाब से, दूसरा एसेट अपने वैल्यू के हिसाब से। तो ये उसने आपको ना 8 के नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, तो अब जरा मुझे बुक दिखा दें, मैं आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, इसका ये जो क्वेश्चन 22 ने डाला हुआ ना, ये आप कीजिएगा पास्ट पेपर का क्वेश्चन, अटेम्प्ट है ये सितंबर 24, 425 पेज है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 21 कीजिएगा। अच्छा, 21 के अंदर ना उसने वेबसाइट और IAS 38 कंबाइन करके क्वेश्चन डाला हुआ है, यानी एक पार्ट IAS 38 का, दूसरा वेबसाइट SIC 32 का है। अटेम्प्ट है इसकी स्प्रिंग 24, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। हो सकता है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन में 38 भी कवर हो जाएगा और SIC 32 भी कवर हो जाएगी। क्वेश्चन 16 कीजिएगा। अटेम्प्ट है सितंबर 21। क्वेश्चन 10 सितंबर 20, 11 ऑटम 17। जो है 11 जो है ऑटम 17। क्वेश्चन 7 ऑटम 16 और क्वेश्चन 8 ऑटम 18।
ये इसके क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इसका थोड़े ज़्यादा बताएं इस वक्त क्योंकि एक्सपेक्टेड है इसका क्वेश्चन आपके। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए ना IAS 8, चेंजेस इन इक्विटी और IAS 41, इन 3 को इंशाल्लाह हम देखेंगे। थैंक यू।